2030 का भारत, 2030 के भारत को लेकर हम लगातार चर्चाएं करते आ रहे हैं, लगातार नए नए चेहरों से चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे हमारे हर बार वही होते हैं कि आखिर कैसा होगा 2030 का भारत। गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, इन तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं। और जो सपना 2030 को लेकर देखा गया है, वो सपना किस दिशा में चल रहा है, किस तरह से साकार होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। आज भी हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद है उनके बारे में बता दूं कि हमारे साथ तारिक खान जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और कई जगह पर बेबाकी से अपनी बातें रख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ पर भी आप बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, तो सर क्योंकि 2030 के भारत का एक सपना लेकर हम चल रहे हैं और बड़ी ही उम्मीदों के साथ चल रहे हैं कि 2030 में भारत देश की जो तस्वीर है वो कुछ और दिखाई दे, और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी दिखाई दे। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप 2030 में भारत देश को कहाँ देखते हैं? अगर मैं गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के पैमाने पर बात करूं और मौजूदा स्थिति को मैं देखूं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो सपना हम लेकर चल रहे हैं कि 2030 में भारत देश हमें यहाँ देखने को मिलेगा, आपके नजरिए में क्या है वो? देखिए, जब देश को आजादी मिली तो सबसे पहले जो सपना ये देखा गया, जो हमारे देश में आर्थिक गैर बराबरी है, इसको हम कैसे दूर करें। इसी को ध्यान में रखते हुए लोहिया जी जैसे समाजवादी नेताओं ने तमाम अपने विचार रखे, ठीक है। और उसी को चल के हमने संविधान में कई प्राविधान करे कि इस आर्थिक गैर बराबरी को हम कम कर कर और एक प्रॉस्परस देश बना दें। वो 2030 में बने, 10 में बने, 20 में बने, 100 में बने, 50 में बने, जब भी बने। ये एक मोटी बात थी जब हमें आजादी मिली थी। जब हम किसी चीज का आकलन करें तो हम कहां से चले और कहां पहुंचे। अब जब हम आकलन करते हैं तो आजादी के समय में भी देश की संपत्ति पर 1% जो अमीर लोग हैं उतना कब्जा नहीं था अंग्रेजों के टाइम में जितना अभी। तो क्या हमने जो आर्थिक गैर बराबरी थी उसको, और आर्थिक गैर बराबरी से ही गरीबी दूर होगी। मैं आर्थिक गैर बराबरी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका मकसद गरीबी दूर करना, तो आर्थिक गैर बराबरी से ही गरीबी दूर होगी। अब गरीबी हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे, तो हम अभी कहां पर हैं और हमें क्या क्या करना, ये सबसे अहम मुद्दे होने चाहिए जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। अब होता क्या है कि हमने कह दिया हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे या $100 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन क्या जिस मकसद के साथ हमने आजादी ली थी उसको हमने पा लिया? उसका आकलन कब होगा, उसका सर्वे कब होगा? नहीं होता। 2018 में जो इंडियन स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक डाटा रिलीज करना चाहता था, वो 2018 में चुनाव से जस्ट पहले। वो डेटा ये बता रहा था कि भारत में 40 साल के दौर में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। 2018 की बात है। सरकार ने उस डेटा को रिलीज करने से रोक दिया। उसी टाइम पे 2 अधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया क्योंकि ये डेटा रेगुलर, जो इंडियन स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार इस डेटा को, इन डेटाओं को रिलीज किया करता है। डेटा क्या है? डेटा एक पिक्चर है जो बताता है हम कहां पर हैं। नहीं रिलीज होने दिया, उन 2 अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। 18 और चुनाव के बाद 19 में जब मोदी साहब जीत गए तो उस डेटा को रिलीज करने दिया गया। मेरा बताने का मकसद यह है कि हम मान लेते हैं, हम कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने भूखमरी कितनी दूर की। अब मोदी सरकार ने कह दिया कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। गरीबी रेखा ही पे मेरा सवाल है, क्योंकि हमारी जो गरीबी रेखा है वो मुझे समझ ही में नहीं आती। क्योंकि हम ये कहते हैं
कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपए और 1,200 रुपए जो कमाता है उसके जी ऊपर जो कमाने लगेगा वो गरीब नहीं रहेगा। और ये सवाल मेरा सभी सरकारों से, वो मैं रेखा आपसे हमेशा से बनती रही। एक चीज जानना चाहती हूँ तारिक खान जी, कि आपके नजरिए से आप गरीबी को क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए पार्टियां अपने हिसाब से गरीबी बना देती हैं। जैसे आपने बताया कि शहरी क्षेत्र में 1,200 रुपए का जो आपने एक एग्जाम्पल दिया, तो इसमें गरीबी को हम कैसे एनालिसिस उसका कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी जो है ये गरीबी दर में आती है, और इसको मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए पिछला जो भी हुआ, और आप देख ही रहे होंगे, गरीबी भुखमरी शिक्षा पे कोई भी ऐसे सवाल खड़े करते, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर लूं या किसी भी नेता की बात कर लूं, कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि लक्ष्य आपको दिख रहे होंगे 2030 के मिले हुए हैं, लेकिन गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, ये तीन ऐसे लक्ष्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक हैं। एटलीस्ट ये तीन लक्ष्य जो है वो किसी भी देश में होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ये स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन भारत देश में यही सबसे ज्यादा वीक है। तो मैं आपके नजरिए से जानना चाहती हूँ कि आप गरीबी को कैसे समझते हैं? और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बहराइच की बात करूं, तो अभी फिलहाल की क्या स्थिति है, और क्या लगता है आपको 2030 तक बहराइच कैसा बन जाएगा, कैसे? क्योंकि आप वहां से बिलोंग करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं वहां की बात करूंगी आपसे। नीति आयोग ने जब भारत के कुछ टॉप बैकवर्ड जिलों का नाम लिया तो उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है। टॉप बैकवर्ड जिले इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ। उसमें 2-4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें, जैसे हमारा पास का डिस्ट्रिक्ट एक श्रावस्ती है, जैसे उसमें बहराइच डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैं तो इसका मतलब यह है कि हम वहां से आते हैं जहां गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। करेक्ट। अब इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कैसे करेंगे, आप समझिए बात। जैसे हमारे पास डेटा तो होना चाहिए। सेंसस कब हुआ था? 11 में, है ना? हुआ उसके बाद? नहीं हुआ। वी डोंट हैव डेटा, वी डोंट हैव डेटा। वी ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है तो 2031 की जनगणना पे लागू हो जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन। वी डोंट हैव डेटा मैम, हमारे पास डेटा नहीं, अभी भी हमारे पास डेटा नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हम पूछें आपसे कि कितने लोग गरीब हैं, नहीं बता पाएंगे। मोदी साहब कुछ कह देंगे कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल लिया। अनइक्वालिटी इंडेक्स कुछ और कह रहा है, आईएलओ की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, हंगर इंडेक्स दुनिया का कुछ और कह रहा है 121 देशों में आपकी हालत 107वें 111वें नंबर पे रहती है। तो किस चीज को मान लें? डेटा अगर नहीं आ रहा है, देखिए अगर सत्ताधारी पार्टी ही सही तरीके से काम नहीं कर रही है, डेटा छुपा रही है, डेटा सामने नहीं ला रही है, तो विपक्ष की इसमें क्या भूमिका बनती है? विपक्ष को इन सब चीजों को लेकर सतर्क होना चाहिए, सवाल खड़े करने चाहिए, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, जैसे और चीजों के लिए धरना प्रदर्शन होने लगते हैं, वैसे इसके लिए भी होना चाहिए कि सरकार डेटा सामने लाए, ताकि हम आकलन कर सके कि कितने लोग गरीब हैं इस देश में। मेरा कहने का मतलब है, गरीबी का आकलन करने के लिए 2 समितियां बनी। आप समझिए मैम, एक तेंदुलकर समिति और एक रंगनाथन या रंगनाथ कमेटी थी, जिसको ये आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि इसका आकलन करके बताइए कि न्यूट्रिशन बेसिस पे किनको गरीब माना जाए न माना जाए। मेरा मूलभूत सवाल तो वही हो गया, गरीबी पे। ठीक, अब मैं जब कंपेयर अभी किसी से करूंगा, अगर हम क्या करते हैं मैम, अगर मान लेते हैं अभी मैं चाइना से कंपेयर कर दूं तो लोग मुझे देशद्रोही कहने लगेंगे। नहीं, यू कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, यू हैव टू कंपेयर समवेयर। अब मोदी साहब क्या करते हैं, 2004 से 14 के बीच में ये नहीं हुआ था, 2014 से 24 के बीच में हमने ये कर दिया। दिस इज कंपैरिजन, विदाउट कंपैरिजन देयर इज नथिंग। 2020 में चाइना ने कहा कि हमने अपने देश से भूखमरी खत्म कर दी। कब कहा मैम? 2020 में। कंपैरिजन करना जरूरी है अपने पीयर ग्रुप से। पीयर ग्रुप मतलब एक तरीके की कंट्री, इंडिया, ब्राजील, चाइना, इनको एक तरीके की कंट्री कहेंगे। 1975 में दोनों लोगों का पर कैपिटा इनकम सेम था। अभी आपको पता है कितना है? उनका है
12,000 $14,000 और हम $2,500 के करीब बिल्कुल आप ये करीब बात सही कह रहे हैं कि जो हमसे आगे निकल रहा है अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन में मिलता है कि ये देश इतना आगे निकल रहा है तो हमको भी पीछे भी। हम्म। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जिस तरीके से आपने कहा कि डेटा सामने नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि गरीब कितने हैं इस देश में। सरकार अपने मन से बोल रही है कि हम इतने सारे लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं, डेटा आपके सामने है नहीं। असमंजस की स्थिति जब यहाँ पे बनी हुई है तो मेरा ये सवाल यही है कि ऑपोजिशन का क्या काम। देखिए मैम, जब से हमें आजादी मिली, हम्म अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रही है कि हम्म सरकार का चेक एंड बैलेंस करे, सरकार से एग्जैक्टली। सवाल पूछे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने सालों तक ये काम किया, हाँ। विपक्ष में रहे और ज्वलंत हम्म मुद्दों पर सवाल पूछे। राम मनोहर लोहिया साहब विपक्ष में थे, ऐसे हम्म सवाल पूछते थे कि लोकसभा में लोग तिलमिला जाते थे एकदम। नेहरू जी की जब सरकार थी। बिल्कुल। आज जब सवाल पूछा जाता है, जो जिम्मेदारी है विपक्ष की, तो उनको बताया जाएगा ये एजेंट हैं किसी दूसरी कंट्री के, उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगा दी जाएगी। ये एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, जो एक चेंज हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम में अभी के। सवाल पूछने पर आपके ऊपर 153A लग जाता है। लखनऊ का एक पत्रकार, शायद उपाध्याय नाम के आगे लगाते हैं वो, उन्होंने एक कंपैरिजन कर दिया जातियों का कि इतने जाति के लोग यहां यहां पोस्टेड हैं, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे लग गए। सवाल पूछने पर मुकदमे, पत्रकारों पे मुकदमे, तो क्या इस तरीके की स्थिति। मुकदमे से विपक्ष को डर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आप करिए मुकदमे, हम सवाल पूछते रहेंगे। क्या लोकसभा में ये सवाल नहीं पूछा गया कि सेंसस क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमारी जातिगत जनगणना की मांग उस तरफ नहीं ले जाती है, गरीबी खत्म करने की तरफ? जब पता चलेगा कि, और जब जाति पूछने जाएंगे तो ये भी पूछेंगे घर में कितने लोग हैं, ये भी पूछेंगे कौन सी बीमारी है, ये भी पूछेंगे कि दवा खाते हो नहीं खाते हो, घर में चूल्हा जाति है के नहीं है। बेसिस पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैम पॉलिटिकल इसको पार्टीज भी समझिए, जातियों के हिसाब से सब कुछ करती नजर आ रही है, अलग अलग जाति के लिए अलग अलग पार्टी बन गई। वजह है उसकी, मैं समझाता हूं इस चीज को। हमें फिर आपका जो डिबेट है वो लंबा हो जाएगा, हमें आजादी के पहले चलना पड़ेगा। सर मैं तो हिंदुस्तान ये जानना में, चाहती हूँ, जैसे समाजवादी पार्टी को भी कहते हैं कि सही है, सिर्फ एक वजह ही समझिए, समुदाय वजह पर समझिए, स्पेसिफिकली फोकस्ड है। वजह समझिए। मैं संविधान सभा में लेके चलता हूं आपको। संविधान सभा में डिस्कशन हुआ कि क्या किया जाए ताकि हजारों साल तक, आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ जाति के आधार पर लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, जानते हैं? स्कूल जाने का अधिकार नहीं दिया गया। वो जिस रास्ते पे चलते थे उनको पीठ पर झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था। आपने सावित्रीबाई फूले का नाम सुना है? सावित्रीबाई फूले वो हैं जिन्होंने, एक सेकंड, बस बस 5 सेकंड और कीजिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल जब वो पढ़ने चुपके से जाती थी तो 2 साड़ियां लेके जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि रास्ते में लोग उनको कीचड़ मारते थे, तो वो जब जाती थी वहां तो दूसरी साड़ी बदल लेती थी ताकि पढ़ सके। इस चीज को, जो जाति के आधार पर हमारे देश में एक तरीके से अत्याचार हुआ था, उसको दूर करने के लिए उन जातियों को आरक्षण दिया गया था और कहा गया था कि इनको तब तक ऊपर लाएंगे जब तक ये बराबर ना आ जाए। बात समझिए ना, इसलिए आरक्षण दिया गया था इनको, उनको ऊपर लाने के लिए, जो छूट गए हजारों साल तक। मैं जाना नहीं चाहता मनुस्मृति में उसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़ने की आजादी नहीं थी, सिर्फ एक तबका पढ़ सकता था, सब लोग नहीं पढ़ सकते थे। आप महिला जो है उनको अधिकार नहीं था पढ़ने का। सावित्रीबाई फूले ने जब पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम ये क्या करने जा रही हो। उस देश में, जिस देश में महिलाओं को अधिकार नहीं था, उस देश में जिसमें दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को पढ़ने का, साथ में बैठने का, शादी करने का, मूंछ रखने का अधिकार नहीं था, उनको बराबर लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे जो देश के नायक थे उसमें सभी लोग, उन नायकों ने ये तय किया कि हम इस जरिए से लोगों का उद्धार करेंगे। अब मैम एक बात बताइए, जब ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन पिछड़ा है, कौन पीछे रह गया,
क्या आप नहीं जानती हैं कि आज भी गांव में हम रोज खबर सुनते हैं कि किसी दलित को मारा गया, वो घोड़ी पे चढ़ रहा था, उसको नहीं बैठने दी गया, उसको मूंछ रखने के लिए मारा गया। मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई जब उनके ऊपर पेशाब किया गया, हुई नहीं हुई? ये कौन लोग हैं? इनको बराबर लाने के ये लिए चीजें बिल्कुल हमें सामने आती इनिशिएटिव हैं। चाहिए। और मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फुले का जो जमाना था वो तो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर अभी भी भारत देश में स्थिति सही नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जो साफ उससे झलक रहा है कि महिलाएं पूरे भारत देश में अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को अनसेफ फील कर रही है ना। तो महिलाओं के लिए तो वास्तव में बस बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की और महिला सशक्तिकरण की, सिर्फ बातें होती नजर आती हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे कुछ, क्योंकि महिला नेता जो है वो खुद ही इतनी जागरूक नहीं है कि महिलाओं के लिए कुछ करते नजर आए। तो महिलाओं की तो यहाँ पर बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। दूसरी चीज ये मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की फिलहाल की स्थिति जो है अभी, योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया हुआ है 2 दिन पहले का ही, कि वो साल भर में उत्तर प्रदेश से पूरी गरीबी हटा देंगे, यानी शून्य गरीबी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल के स्टेटस को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या उनका ये दिया हुआ स्टेटमेंट या उनकी कही हुई बात क्या वास्तव में एक साल में उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे अगर स्टेट में एक साल में गरीबी खत्म हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस पे क्या ही कहूं मैम। इन्होंने मैं आपकी अनएम्प्लॉयमेंट मैं जवाब इन्होंने चाहती हूँ फिर आपका। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया यूपी में 2.7% है। यूपी में कांस्टेबल की भर्ती हुई, 60 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.7%। अब आप सोचिए ये मतलब कैसी विचित्र परिस्थिति है। आप कभी उत्तर प्रदेश आइए, मैं यहीं रहता हूं, मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा। एक नौकरी अगर प्राइवेट सेक्टर में निकल आए तो आदमी, अब आप कह रहे हैं कि आप गरीबी को उत्तर प्रदेश में जीरो कर देंगे, कैसे? वही झूठे आंकड़े, वही झूठे आंकड़े। मैं ये कह रहा हूं कि जमीनी हकीकत क्या है इसको जानना, इसको समझना कैसे होगा जब डेटा ही गलत होंगे। और डेटा गलत कैसे होते हैं? जब ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे सामने तो पता चल जाता है। अब आपने कह दिया यूपी में, आप पता है ये क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% है। तो ये 60 लाख लोग कौन है? 60 लाख लोग कौन है जो मतलब फॉर्म कुल भर देते हैं? मिलाकर राजनीतिक पार्टियां जो है वो जनता को बेवकूफ बना रही हैं, हम ये मान के चलते हैं। मैम देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिक पार्टियां बेवकूफ बना रही हैं ये नहीं कहूंगा मैं। मैम देखिए बना रही है प्रॉब्लम सर, को, देखिए ना, लोगों को बेवकूफ आपस में तो वो सब समझ रहे हैं, आपस में राजनीतिक एड्रेस, पार्टियां सब समझ रही हैं कि वो क्या कर रही है, लेकिन जनता यहाँ पर जो है उस वो असमंजस में फंसी हुई है कि हम करें क्या। हम इधर वोट दे रहे हैं तो भी वही हाल है, इधर वोट दे रहे हैं तो भी वही हाल है, चुने किसको? तो कुछ दिन में तो फिर वैसा ही हो जाएगा कि वोट भी नहीं देंगे लोग। भारत जैसे बड़े देश में मैम देखिए ये तो वाकई में चैलेंजिंग होता है किसी भी सरकार के लिए स्थितियां ठीक करना। इस बात को मैं मानता हूं, किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या, लेकिन देखिए आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोहिया जी के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें बराबरी लेके आनी, हम कैसे करते हैं हमारा रास्ता है। आपने, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे कुछ भी हो जाए। आप कब्रिस्तान, शमशान और इस तरीके की बातें करेंगे जिसमें ज्यादातर धार्मिक एंगल लेके आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 2 रन से, 2 सीट से 303 रन बनाए हैं तो उसकी पिच धर्म रही। धर्म की पिच पर खेलकर इतने रन बनाए। अब आप मैम एक बात बताइए, जब धर्म इस धर्म बार की काम पिच नहीं पर, आया, देखिए आपने उत्तर प्रदेश का वो देखा ना रिजल्ट, तो वो धर्म ठीक इस है, बार काम नहीं आया है। इस बार नहीं आया, मगर उनकी राजनीति केंद्रित वहीं पे है, वहीं पे है, वहीं अब पे है। हो सकता है उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के बाद उनका जो रुख है किसी और तरफ बदल जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं नहीं इतने बदला, बेवकूफ नहीं है। नहीं बदला, नहीं बदला। आप देख लीजिए उसके बाद भी जो उनका द्वेष है धर्म के प्रति। जब हम शपथ लेते हैं तो शपथ में सीधे सीधे कहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, शपथ में लिखा होता मुख्यमंत्री की। गोमती नगर में एक घटना होती है, मुख्यमंत्री खड़े होते हैं, 16 लोग एक महिला को छोड़ते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, 2 लोगों का नाम लेते हैं।
लोग। सिर्फ यहां से आपकी आइडियोलॉजी पता चल जाती है कि आपकी अप्रोच आगे भी किधर रहेगी। आपकी अप्रोच धर्म पर है और हमारी अप्रोच सीधी सी है कि हम किसी तरीके से चाहते हैं कि ये जो असमानता है वो खत्म हो जाए। गरीब अमीर की जो असमानता है वो ब्रिटिश सरकार में भी इतनी ज्यादा नहीं थी। ब्रिटिश सरकार में 1% लोगों के पास भारत की 20% संपत्ति का कब्जा था। इस वक्त उस 1% लोगों के पास भारत की 50 से 60% संपत्ति पे कब्जा है। ये वर्ल्ड अनइक्वालिटी फोरम की रिपोर्ट जानना कहती चाहती है। हूँ आपसे। ठीक, बिल्कुल सर, एक चीज जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप लोग ये चाहते हैं कि जो ये असमानता है वो खत्म हो जाए किसी तरह से। एक चीज जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मौका मिलता है, ठीक है, तो किस तरह से आप इस असमानता को खत्म करेंगे? क्योंकि ये असमानता जो है वो 8 सालों से ये असमानता चली आ रही है और कहीं ना कहीं देखा है कि बढ़ती जा रही है, और इसी के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति कर रही है, वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, राजनीति कर रही है। तो फिर ये असमानता कैसे खत्म होगी? कैसे, अगर आपको मौका मिलता था आप कैसे? हमेशा बढ़ी नहीं। ये असमानता आजादी से पहले 20% थी, फिर बीच में घटी, 80 के दशक में 6% हुई, अब फिर से बढ़ गई है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि घंटों में सालों में नहीं कम हो सकती, बड़ा लंबा अंतराल लगेगा। एक विजन की जरूरत है। वो विजन क्या होगा? विजन सीधा सीधा होना ये चाहिए कि ये जो आर्थिक समानता है कैसे दूर होगी। सामाजिक समानता लेके आएंगे, सामाजिक समानता लेकर आएंगे तो आर्थिक समानता भी दूर हो जाएगी। सामाजिक समानता का जब हमने रास्ता बताया और सरकार से कहा कि ये ABCD 10 स्टेप्स हैं जिसकी शुरुआत आप जातिगत जनगणना से करिए, सरकार ने पार्लियामेंट में मना कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो सामाजिक असमानता जो रही है भारत में, जब वो दूर होगी तभी आर्थिक समानता आएगी। इस बात को लोहिया जी ने उस जमाने में कह दिया था। मेरा अब मैं ये जातिगत कह रहा जनगणना हूँ, के लिए एक सवाल है सर आपसे। जातिगत जनगणना करा के एक बहुत सॉलिड सा मुझे प्रॉफिट बता दीजिए कि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो भारत देश की तस्वीर बदलने में जातिगत जनगणना का 10% भी अगर हाथ। जैसे मैम, हमें पहले तो ये मान लें कि हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। उसके बाद हमें ये चिन्हित करना है मैम कि ये जाति के लोग हैं, और वहां पर जब हम जातिगत जनगणना करेंगे तो सिर्फ उनकी जाति नहीं पूछेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी एजुकेशनल स्थिति, उनकी बीमारी की स्थिति, इन तो सब जाति ना चीजों हो। का। एक सेकंड, बस 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 10 सेकंड दीजिए, साबित कर देता हूं मैम, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंगली पॉलिसी फ्रेम करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव सेड विदाउट डेटा वी कैन नॉट डू एनीथिंग। To process or to frame a policy, we need data. And where are those data? That data on the basis of caste, because society is divided on the basis of caste for even more than 5,000 years. उस डेटा को जब हम कलेक्ट करेंगे, मैम सुनिए बात सुनिए, तो हम ये जान जाएंगे मैम कि ये लोग हैं। अब जब हम अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करेंगे तो उनकी जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है। अच्छा एक बात बताइए मैम, दलितों को आरक्षण दिया गया, किस लिए दिया गया? ताकि उनका एक रूट बनाया गया कि आरक्षण से उनका जो स्टेटस है अपलिफ्ट हो जाए। ऐसे ही आज है वो, जब आज है मान रहा हूं मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब जाति के हिसाब से जनगणना होगी, और सिर्फ जनगणना नहीं, हम जाएंगे पूछेंगे नहीं तुम्हारी जाति क्या है, हमने कहा मुसलमान है, ये नहीं पूछना मैम। उनकी n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, आपके घर में कितने लोग हैं, आपकी प्रजनन दर क्या है, आपकी एजुकेशन स्टेटस क्या है। वही मैंने आपसे बोला ना कि जनगणना हाँ, अलग चीज होती है और जाति के आधार पर जनगणना अलग चीज होती है। अगर जाति के आधार पर जनगणना पे फोकस किया जा रहा है, इट टोटली मीन्स कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये जानने की कोशिश करना है कि इस राज्य में ST SC OBC के लोग कितने हैं, जनरल कितने हैं, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ताकि उस हिसाब से वो अपने आगे की चुनाव की प्रक्रिया, चुनावी तैयारियां जो है उस हिसाब से करते नजर आए। ठीक है, ये होता है फोकस, मेजर फोकस होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी अब अगर मैं देखूं तो लोगों से इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पा रही।
कहीं ना कहीं यहाँ पर लैग कर रही है। इस वजह से देखिए ऑपोजिशन की मैं बात बार बार इसलिए खड़ा करती हूँ कि अगर सत्ताधारी पार्टी कोई भी कुछ ऐसी गलत गतिविधियां करती नजर आ रही है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दोज पार्टीज। जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़ेगा, जो कि नहीं खड़ी हो पा रही। आप डर रहे हैं केस से, मुकदमे से, तो ये सारी चीजें राजनीति में तो होती रहेंगी, लेकिन लोगों का हित नहीं होता दिख रहा है। लोग आखिर जो वोट दे रहे हैं उनका आउटकम लोगों को नहीं मिल रहा है। जातिगत तौर पे जो जनगणना की बात बहुत पहले से चली आ रही है, और इस पे देखिए गलत चीजों पर हमेशा विरोध रहता है, लेकिन जातिगत तौर पे जो जनगणना की बात है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रॉफिट के लिए कि हमको इससे क्या मिल सकेगा, इस आधार पर जातिगत जनगणना करवाने के लिए आगे दिख रही है। बाकी लोगों का इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये लोगों को भी पता है। अब आप इससे एग्री नहीं करेंगे क्योंकि आपकी नहीं पार्टी को भी जातिगत जनगणना चाहिए, इसलिए आप नहीं इससे नहीं, एग्री नहीं करते नजर आएंगे। लोकतंत्र का जो सबसे खूबसूरत चेहरा है वो ये है कि अपनी विपरीत चीजों को शालीनता से सुन ले, अपनी विपरीत दिशा की चीजों को जो मैं नहीं पसंद करता हूं उसको भी ध्यान पूर्वक सुनना, ये पर्यायवाची है लोकतंत्र जो खत्म हो गया। हम अपने अंदर उस चीज को जिंदा रखता हूं, खासकर मैं। जैसे कोई कहता है जो बात जैसे आपने कही, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, लेकिन फिर भी आपकी बातों को रिस्पेक्टफुली सुनना ये मेरी जिम्मेदारी है, यही लोकतंत्र हमको सिखाता है। बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप मानती हैं, यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट यहां पर हमारे आपके मत अलग अलग, लेकिन रास्ता अलग अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, समग्र एक विकसित भारत बनना। एंड जो पॉइंट है वो सेम है हमारा। मुझे लगता है कि हम वो जो जातियों के साथ भेदभाव हुआ है उनको ठीक कर कर उनकी इकोनॉमिक स्थिति, चलिए मैं कह रहा हूं मेरा रास्ता गलत है, ठीक, आप अपना रास्ता, आप अपने रास्ते से प्रॉस्पर कर दीजिए। अभी आपको लगता है इंडिया प्रॉस्पर है? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो हम अलग इसीलिए अलग मैं कह रहा पार्टियों हूं, के अलग अलग लोगों से मैं सवाल इसीलिए यहाँ मैं पर कह रहा पूछ हूं, रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरा ही रास्ता सही है, दिस इज नॉट राइट। मेरा रास्ता सही हो सकता है, दिस इज राइट। मैं देखिए तारिक खान जी, बहुत से रास्ते हैं लेकिन रास्तों पर कोई काम नहीं कर रहा है, बात साफ है। रास्ते बहुत सारे हैं, देखिए प्रॉब्लम बहुत सारी रहती हैं, सोल्यूशन भी उसका रहता है, लेकिन काम कोई भी करता हुआ नहीं दिख रहा है। दामिनी, क्योंकि समय कम है तो मैं चाहूंगी एक आखिरी सवाल पूछ लो। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि शिक्षा को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की। हालांकि उत्तर प्रदेश को एक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड जो है वो काफी टफ बोर्ड माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत पीछे दिखाई दे रही है। अगर हम कुछ खबरों की बात करें या पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कई सारे ऐसे वाकये सामने भी आए हैं, शिक्षा को लेकर कई सारे सवाल भी उठे हैं। तो अभी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? अगर किसी देश को विकसित होना है तो सबसे ज्यादा काम शिक्षा पे होना चाहिए, ये हमने बड़े बड़े जो समाज सुधारक हैं उनके मुंह से सुना। अच्छा, फिर हमने, आपने सुना होगा कि एजुकेशन पॉलिसी बनाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई 2020। उसमें कहा कि हम एजुकेशन पे बजट का 6% खर्च करेंगे। कितना कर रहे हैं? 2-2.5%, 2.6%। 6% क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं 6%? हु आर स्टॉपिंग यू? पार्टियां, एक चीज जानना चाहती हूँ, क्या हाँ, राजनीतिक पार्टियां जान शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाह रही कि अगर शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया, लोग ज्यादा शिक्षित हो गए तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए नुकसानदायक होगा? नहीं जो मैम, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब जो आपने नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई उसी में 6% का टारगेट दिया गया। अब हम फिर कंपेयर करेंगे और देश कितना करते हैं, बहुत आगे हैं, फिर कंपेयर करूंगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप एजुकेशन पे, क्योंकि जब आप खर्च करेंगे तभी तो आप देखेंगे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और केंद्र सरकार स्टेटों को पैसा देगी
तभी स्टेट अपनी एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर बनाएंगे। अब स्टेट अपनी एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि आप ज्यादातर प्रचार में व्यस्त हैं या कुछ चीजें तोड़ने में व्यस्त हैं, इसका घर गिरा तो उसका घर गिरा। उत्तर प्रदेश के एजुकेशन के बारे में जानना चाह रही हूँ, क्योंकि एक चीज बोल, मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, हाँ। मैं खुद स्कूल चलाता हूँ। अब मुझसे सुनिए, सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज, आप बहराइच आइए, मैं दिखा, 1000 बच्चियों को पढ़ाता हूँ, 300 to 400 फीस लेता हूँ, तकरीबन 20% बच्चियों की फीस जीरो कर देता हूँ, जीरो। आई शो यू, कम टू बहराइच, सेंड समबडी or do a research, ask somebody in Bahraich, do you know about Sir Syed Girls Inter College? तो मैं ये कह रहा हूं, ये मेरा कंट्रीब्यूशन towards the society, not because, not to earn something, I'm not earning anything from that, zero, no profit, no loss, no profit, no loss, everything invested in the school. I'm about to build a degree college as well, about to build, मैं बनाने जा रहा हूँ डिग्री कॉलेज भी, वहां भी फीस हम ऐसा ही लेंगे। टेल मी a school who is charging 400 rupees in intermediate school, I don't know। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में तो किसी स्कूल का नाम नहीं जानता हूँ। मेरे हिसाब से तो शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए सर। उसके लिए सरकार को बजट 6% करना पड़ेगा, वहीं से शुरू किया था मैंने। समाजवादी पार्टी अगर आ गई तो फ्री हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की जो आपकी वैल्यूएबल एडवाइस है, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है। यही कहता हूं कि जब हम डिस्कशन के लिए आएंगे तो हमको एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए, फ्री कर देनी चाहिए। मैं इस बात का बिल्कुल पैरोकार हूं, क्योंकि जब अगर हम सत्ता में आते हैं और हम आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और कल हम सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे, सवाल होना चाहिए। तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हम इस बात की पैरोकारी करते हैं और ये है भी। हमने ऐसे कानून बना रखे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में जिसमें एजुकेशन का आधार, फूड सिक्योरिटी, ये जो खाना बांट रहे हैं वो भी फूड सिक्योरिटी बिल के थ्रू बांट रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कानून बनाना एक अलग चीज हो गई, उसको जीरो डाउन करना। अब मैं कह रहा हूँ कि यूपी गवर्नमेंट कितना सीरियस है एजुकेशन को लेके, 7 साल हो गया इनकी सरकार। देखिए पूरे भारत देश में कोई भी सीरियस नहीं है, एक्सेप्ट हम अगर केरला की तरफ थोड़ा जाएं तो वहां पे एजुकेशन के लिए लोग थोड़ा सा खुद से ही आगे बढ़ते अभी हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड और दीजिए। एजुकेशन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू जॉब, राइट और रॉन्ग? डायरेक्टली कोरिलेटेड। हम ऐसी एजुकेशन देते हैं जिससे उसको जॉब ही नहीं मिलती, और जो जॉब, मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये मैं ब्लेम बीजेपी पे नहीं कर रहा हूँ, हम ऐसे ही चलते आए हैं। जब हम डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ सत्ता पे नहीं मरेंगे सब कुछ, इसमें सब लोग भागीदार हैं, हम अपनी भी जिम्मेदारी लेते हैं। अब पता चला कि उसने हिस्ट्री से कुछ कर लिया, बीए और इकोनॉमिक्स, अब उसको पता ही नहीं है कि उसको नौकरी कहाँ करनी है। विदेशों में पूरा एक डेटाबेस सिस्टम है जो जहां एक गैप होता है उस स्किल के हिसाब से आपकी स्किल को डेवलप करके उस गैप को फिल कर देता है। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक साइकिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक साइकिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस गैप को फिल करना है। हम डेटा से कमजोर हैं, हमारे पास सेंसस नहीं, इसीलिए कह रहे हैं हम, पता ही नहीं है कि वो बीए इकोनॉमिक्स कर लिया, उसको बचपन में पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। कई चेंजेस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में अच्छे हुए हैं। अब उस स्किल के हिसाब से कहां जरूरत है उसको फिट कर देना, स्टेप्स उठाए हैं हमने। मगर आईएलओ की रिपोर्ट है कि भारत का 83% युवा बेरोजगार, 83%। अब ये बता रहे हैं 87। सर तारिक खान जी, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि कहीं ना कहीं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इंटरलिंक कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। और ये चीज शायद मैं मानती हूँ, आप भी इसकी सहमत हो कि एजुकेशन इज ओनली वेपन जिससे काफी सारी चीजें बदली जा सकती है। पॉवर्टी में भी उससे कमी देखने को मिलेगी। अगर बेहतर शिक्षा मिल रही है देश में तो गरीबी भी कम होगी, भुखमरी भी कम होगी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार होगा। और जो आपने एक बात कही, काफी अच्छी बात कही कि किसी एक पार्टी को या किसी जो सत्ता में बैठा है उसको सिर्फ खराब नहीं कहेंगे। आपने कहा कि पूरे सिस्टम में खराबी है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलने की जरूरत है और एक बड़े बदलाव की जरूरत है। तभी शायद जो 2003 का सपना हम देख रहे हैं वो सबका साकार हो पाएगा। भुखमरी और शिक्षा
तीनों चीजों को लेकर जो लोगों को परेशानियां हैं, जनता को परेशानियां है, वो परेशानियां कहीं ना कहीं दूर हो पाएगी। खैर अभी क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और चर्चा काफी लंबी हो गई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम यही विराम देंगे और बहुत सारी अच्छी बातें बताई आपने, बहुत सारी बातें की। थैंक यू सो मच।